फ्रेंड्स, राम राम। आज एक नया टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि कल की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। उससे संबंध में कोई अगर संदेह हो तो मुझसे अवश्य पूछिए। आज का जो विषय है ये महत्वपूर्ण विषय है। इकाई बनाम इकाई का स्वामी। इंग्लिश में कह सकते हैं एंटिटी वर्सेस ओनर ऑफ द एंटिटी। हमें यह समझना है कि इकाई क्या होती है, इकाई का स्वामी किसे कहा जाता है। आगे ये भी समझेंगे कि इकाई और इकाई के स्वामी के बीच में जो लेन देन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इकाई क्या होती है। इकाई ऐसी वस्तु का आशय संस्थान से है, ऐसी वस्तु जिसका दूसरे वस्तु से एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व मतलब पहचान, स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसे इकाई कहा जाता है। पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व का आशय आपको समझना चाहिए। हालांकि मैंने एग्जाम्पल से ही समझा दिया है। आइए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि शिवा एंड सन्स तथा हरि मोहन कंपनी, शिवा एंड सन्स और हरि मोहन कंपनी, ये दो अलग अलग व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। ऊपर के अर्थ में देखें तो ये वस्तु हैं जिनका एक दूसरे से पृथक, अलग और स्वतंत्र पहचान है। शिवा एंड सन्स की अपनी पहचान है, हरि मोहन कंपनी की अपनी पहचान है। शिवा एंड सन्स अपना नीति का निर्धारण कर सकता है, वो स्वतंत्र है करने के लिए। हरि मोहन कंपनी अपने व्यापार के संचालन के लिए नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। दोनों की अपनी पहचान है, दोनों की अपनी स्वतंत्र नीतियां हैं। कोई एक व्यापारिक प्रतिष्ठान दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान की नीतियों में हस्तक्षेप, दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। अतः दोनों ही इकाई की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है राम, एकल व्यापारी है, तथा श्याम, वो भी एकल व्यापारी है। राम और श्याम दोनों की अपनी अपनी एक पहचान है, दोनों ही अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं अपने व्यापार के संचालन में। तो इकाई का आशय हो गया कि कोई ऐसी संस्थान जिसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान हो और जो अपने व्यापार के संचालन में दूसरे से स्वतंत्र हो, उसे हम इकाई कहते हैं। अब दूसरा जो तत्व इसमें है वो है इकाई का स्वामी। इसको अभी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए कि इकाई का स्वामी किसे कहते हैं। व्यापार की जब स्थापना किया जाता है या जब व्यापार का विस्तार किया जाता है तो उसमें हमें कुछ निवेश करना होता है, विनियोग करना होता है। तो वह व्यक्ति जो एक नए व्यापार को शुरू करने के लिए तथा जो व्यापार अभी चल रहा है उसमें विस्तार करने के लिए जो भी फंड लगाता है, जो भी संपत्ति लगाता है, निवेश करता है, उस व्यक्ति को इकाई का स्वामी या व्यापार का मालिक कहा जाता है। इसको भी एक छोटे से उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि शिवानंद ने 2 लाख रुपए नगद लगाकर व्यापार शुरू किया। अतः यहाँ पर शिवानंद व्यापार का स्वामी हुए। आगे जो चर्चा करना हमको है
कि इकाई तथा इकाई के स्वामी के बीच लेन देन, ये भी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे जब भी आप पूरे अकाउंटिंग में, चाहे वो जर्नल की एंट्री हो, चाहे लेजर की पोस्टिंग हो, चाहे बैलेंस शीट की ड्राफ्टिंग हो, चाहे आप एकेडमिक पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देख रहे हैं, ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इकाई तथा इकाई के स्वामी के बीच के लेन देन को हम किस नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं उसे। तो इसको मैंने दो भागों में बांटा है। जब व्यापार का स्वामी व्यापार में निवेश करता है, तो जब व्यापार का स्वामी नए व्यापार को शुरू करने या जो व्यापार चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए नकद या परिसंपत्तियां, जिसको एसेट्स कहा जाता है, लगाता है, तो जो भी उसने लगाया, नगद या परिसंपत्ति लगाया, उसी को आप स्वामी की पूंजी कहते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हुआ कि पूंजी किसे कहा जाता है। तो पूंजी उसे कहा जाता है जो इकाई के स्वामी ने इकाई में लगाया, चाहे वो व्यापार को शुरुआत करने के लिए लगाया हो या व्यापार के विस्तार में लगाया हो। इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। शंभू ने 1 करोड़ रुपया नकद तथा 2 करोड़ रुपए का माल, गुड्स इसको कहा जाता है, लगाकर व्यापार शुरू किया। अब यहां देखें कि व्यापार का स्वामी कौन है। तो व्यापार का स्वामी शंभू है। शंभू ने व्यापार में कितना रुपया लगा दिया। तो 1 करोड़ रुपया लगाया है नगद के रूप में और 2 करोड़ लगाया उसने माल के रूप में। कुल मिलाकर उसने 3 करोड़ रुपया व्यापार में लगा दिया। तो ये 3 करोड़ रुपया ही व्यापार की पूंजी कही जाएगी। 3 करोड़ रुपया जो शंभू ने लगाया वो शंभू की पूंजी होगी। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि जब व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए, चाहे निजी प्रयोग में अपने दोस्तों को देने के लिए, चाहे धार्मिक दान देने के लिए, चाहे घरेलू प्रयोग के लिए रुपया या माल व्यापार से निकाल लेता है, तो उसे कहा जाता है आहरण। ये बात ध्यान दीजिएगा कि इकाई में जब निवेश करता है स्वामी उसका, तो निवेश के धन को हम पूंजी कहते हैं। व्यापारी की पूंजी, स्वामी की पूंजी। और उसी इकाई से जब उसका स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है, तो उसे हम कहते हैं स्वामी का आहरण, ओनर्स ड्राइंग। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहाँ समझना है। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश किया गया है। वो एग्जाम्पल है, विश्वनाथ व्यापार का स्वामी है, ने व्यापार से घरेलू कार्य के लिए 5,000 रुपये का माल लिया। अतः यहाँ पर विश्वनाथ ने 5,000 रुपये का आहरण किया। तो इकाई तथा इकाई के स्वामी के बीच में जो लेन देन हुआ उसको दो नाम से पुकारेंगे। जब भी स्वामी, व्यापार का स्वामी व्यापार में निवेश करता है तो उसे पूंजी कहा जाएगा, और जब भी वही स्वामी व्यापार से कुछ व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालता है तो उसे कहा जाता है आहरण। अब लेखांकन में इसका क्या प्रयोग होता है, इसको देखा जाए। मैंने इसको भी क्लासिफाई किया है, अलग से दर्शाने की कोशिश किया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
पूंजी बनाम आहरण कर दिया। शुरू में मैंने इकाई बनाम इकाई का स्वामी किया था और अंत में आकर इसे पूंजी बनाम आहरण कर दिया ताकि इसमें स्पष्टता और हो जाए। जब व्यापार का स्वामी व्यापार में निवेश करता है तो उसे पूंजी कहा जाता है, पहले ही हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके विपरीत जब व्यापार से वो अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है तो उसे हम आहरण कहते हैं, ये भी पूर्व में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्यापार का स्वामी द्वारा किया गया विनियोग से उसकी पूंजी बढ़ती है, वो जितनी बार उसमें निवेश करेगा उतनी ही पूंजी उसकी बढ़ती है। इसके विपरीत क्या होगा, आहरण की दशा में जितनी बार वो व्यापार से आहरण करेगा, जितनी बार व्यापार से वो धन या वो गुड्स का अपने निजी प्रयोग के लिए आहरण करेगा, उतनी बार उसकी पूंजी घटती है। चूंकि व्यापारी ने व्यापार में पैसा लगाया व्यापार शुरू करने के लिए, इसलिए वह व्यापार के लिए दायित्व है, क्योंकि आज नहीं कल वो पैसा व्यापारी को वापस करना होगा। अतः व्यापार इसे अपने आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष की ओर दिखाता है तथा आहरण को उसी पूंजी से समायोजित करता है। इस पूरे चर्चा का जो क्रक्स है, जो आपको समझना है, वो तीन ही बातें आपको समझनी है। चाहे आप बाकी चीज़ों को अनदेखा करें, लेकिन तीन बातों को आपको निश्चित रूप से यहाँ समझ लेना है। पहला, इकाई क्या होता है वो आप समझ लीजिए। इसमें इकाई का स्वामी किसे कहते हैं, और अंतिम है इकाई तथा इकाई के स्वामी के बीच लेन देन को क्या कहा जाता है। इसकी स्पष्टता ही अकाउंटिंग की पकड़ में आपको आगे ले जाएगा। अंत में फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर इस टॉपिक के संबंध में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376693702 और मेरा मेल है govindty@gmail.com। राम राम फ्रेंड्स।